आजकल जो स्कूल्स की बड़ी बड़ी फीस होती है, प्री स्कूलिंग के लिए भी उन्हें 40,000 50,000 की फीस देनी पड़ती है। ये इतनी बड़ी फीस क्यों होती है? राइट टू एजुकेशन के मुताबिक जो स्कूल फी बढ़ाती है, तो फी बढ़ाने के पीछे क्या आपका मकसद है? नंबर 1, इसमें आप क्या देने वाले हैं बच्चों को? हमारे सोसाइटी में डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। बट देन आरंट वी क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन दीज लाइक क्लासेस? ऐसा किसने बोला कि ये इस क्लास के बच्चे यानी कि ऊपर के स्कूल में जाएंगे और जो लोअर क्लासेस बाजू का लड़का जा रहा है इसके लिए हमारा बच्चा जाना चाहिए? ये मत की तरफ है कि जो इलिटरेट फैमिली है जहाँ पढ़े ही नहीं, तो मेरा तो एक ही इन्हीं की एडवाइस रहेगा, इन्होंने इंग्लिश मीडियम में नहीं जाना। ट्रीटमेंट बहुत हार्ड थी और आजकल जो देखा जाता है कि बच्चों को अगर डांट भी दिया थोड़ा जोर से, पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में कि नहीं आपने ऐसा कैसे किया। क्योंकि बच्चों को कोई भी टीचर गलत तरह से परेशान नहीं कर सकता, तो उसी बच्चे को दिया और डांट भी दिया गया होगा तो पेरेंट्स ने आना नहीं। हर फैमिली में हम दो हमारे दो, तो कोई बात नहीं, रहने दो है तो दो तुम्हारे हैं, लेकिन वो दो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो समाज का भी है। Do you think it is legal to take private tuitions for the same teachers who are teaching in the school? Today schooling has become a big business. स्कूलिंग की बड़ी बड़ी फीस, ट्यूशन की बड़ी बड़ी फीस, इसके बीच में पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। दे क्रंच देयर पॉकेट्स और वो अपने बच्चों के पीछे बहुत सारे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बट इसके बावजूद भी कोई अश्योरिटी नहीं होती है कि उन्हें वो सही एजुकेशन मिल रहा है या नहीं। ये ट्रैप बहुत बड़ा है, बट इसके बीच में बहुत सारे जेन्युइन स्कूल्स, कॉलेजेस और टीचर्स भी होते हैं। सो एक पेरेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेरेंट्स किस टाइप की गलतियां करते हैं, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए और हर एक टीचर को इससे क्या सीखना चाहिए, आज हम ये सारे टॉपिक इस पॉडकास्ट के जरिए कवर करेंगे। एंड फॉर दैट टुडे वी हैव अवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर J.S. देवरे सर, एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट प्रिंसिपल बाय इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स है, लाखों स्कूल्स है, एंड अमंग्स देम ओनली 100 principals were selected and he is one of them. So we are privileged to have him today as our guest, and let's not waste the time and let's start the podcast. आजकल जो स्कूल्स की बड़ी बड़ी फीस होती है, मैं भी खुद पुणे में रहा हूँ, मुंबई में भी मैंने बहुत टाइम स्टे किया है। मेरे जो दोस्त हैं उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, प्री स्कूलिंग के लिए भी उन्हें 40,000 50,000 की फीस देनी पड़ती है, एंड उसके बावजूद भी बुक्स की एक अलग फीस पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं। ये इतनी बड़ी फीस क्यों होती है? क्या इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक नंबर ऐसी बात है, यानी कि इस पे ये जो सवाल पे जवाब देना चाहता हूँ, ये जो मेरा जवाब है, इंग्लिश मीडिया का जो एजुकेशन है ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जाता है। नंबर 2, वो एडेड नहीं है, नॉन एडेड स्कूल है, और नॉन एडेड स्कूल होने की वजह से जो भी फी अलॉट की जाती है या डिसाइड की जाती है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो RT एक्ट निकाला है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक जो स्कूल फी बढ़ाती है, तो फी बढ़ाने के पीछे क्या आपका मकसद है? नंबर 1, इसमें आप क्या देने वाले हैं बच्चों को? फी बढ़ाकर आप बच्चों को कौन कौन से एजुकेशनल एमिनिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ कैसे करने वाले हैं, इसमें बिहाइंड ऑफ दिस इंक्रीज फी व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच विल बी ऑब्टेन बाय पेरेंट्स और बाय वार्ड्स, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। ऐसे जो यानी कि बोला जाता है, प्रिंसिपल को बोला जाता है या गवर्नमेंट को भी पूछा जाता है। गवर्नमेंट ने जो नॉन एडेड स्कूल को जो ये अलाउ किया है कि RT एक्ट के हिसाब से पेरेंट्स की सम्मति लेना जरूरी है। जब सम्मति लिया जाता है उस समय उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद में, जैसा फॉर एग्जांपल अभी अपन पुणे या बॉम्बे, these are the metropolized areas one, and in these areas there are the reputed school, for example BK Birla, Bishop, Nath Valley in Aurangabad, then Don Bosco in Mumbai, wherever Opera School,
all these schools are reputed one in our Maharashtra province. But these schools are just imparting their education with that facilities, one which facilities are expected for the sake of education, that means English medium education one. And therefore, whatever the amount is increased, whatever the result, after that, what kind of result did they give, then you have to just also, people will just give up their criticizing or whatever the that means points are just raised by the side of parents one about that fee structure. No doubt फी स्ट्रक्चर ये बहुत मायना रखता है, क्योंकि सभी यानी कि ह्यूमन सोसाइटी में जो क्लासेस है, रिच क्लास, मिडिल क्लास और एवरेज क्लास, ये तीनों क्लासेस इक्वली अफोर्ड करेंगे ये नहीं है। और प्री एजुकेशन के लिए 40,000 रुपये जो फी उन्होंने इम्पार्ट की है, यानी कि चार्ज की है, तो उससे उसका रीज़न ऐसा रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो स्कूल हावर्स में पेरेंट्स अपने घर पे जो टाइम नहीं दे सकते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस उसका वही स्कूल हावर्स में वो कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जहाँ 5 आवर्स से स्कूल का टाइम है, लेकिन पुणे और बॉम्बे में और ये जो मेट्रोपोलिस जो एरिया है, नासिक तक वगैरह और संभाजी नगर, ये एरिया में 7 आवर्स बच्चे स्कूल कैंपस में रहते हैं। आफ्टर देयर स्कूल, what kind of precautions which are taken by that team one, which team is just appointed for the sake of their educational development one, and for the sake of that, whatever the fees is increased, I don't have to just give my opinion about that but it is the responsibility of each and every institution. Whatever the amount is just charged, according to that education must be imparted. Wherever the education will be imparted, first of all let me just clear this point one, जो भी अध्यापक है इसका एक सोल एम होना चाहिए। मुझे एक एजुकेटेड सोसाइटी की ये क्रिएशन करना है, निर्मित करना है। एक जो सोसाइटी क्रिएट की गई है वो गॉड की तरफ से, और सेकंड सोसाइटी जो है एजुकेशन फील्ड में वो टीचर क्रिएट करता है। तो वो हिसाब से जो भी फीस है, फीस का मामला बराबर है, जहाँ जहाँ फीस बढ़ाया होगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन ने बच्चों का सर्वांगीण विकास होने के लिए पूर्ण उन्होंने समय देना चाहिए और एम्यूनिटीज जो नीडेड है वो यूज़ करना चाहिए। Sir, but in this scenario what I am observing is as you said, there is a diversification or we can say the standards are changing, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया कि एक क्लास होता है, हमारे सोसाइटी में डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, but then aren't we creating a gap between these like classes? Because अगर एक हाई क्लास का जो बच्चा है वो अगर अच्छी स्कूल में जा रहा है, वो लाइक ओबेरॉय एज यू मेंशन, और एक जो लोअर क्लास का बच्चा है वो कुछ नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज, द एक्सपोजर, एंड इन दैट केस व्हेन दीज गाइज एंटर द वर्ल्ड आफ्टर द स्कूलिंग where the ground is same for all of them, so how can the lower class guy compete with the high class? एजुकेशन के लिए सेम क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें कोई यानी कि डाउट नहीं है, इसमें डाउट करने भी यानी कि ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कूल में बच्चों को दाखिल किया गया है, पहले वो स्कूल का काम है कि बच्चों को लिटरेट बनाना है, और अध्यापक का काम अध्यापक ने करना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट जो रहती है, स्कूल मैनेजमेंट का काम करना चाहिए। जो आज 25 इयर्स बिफोर, हम कभी 25 साल पीछे देखेंगे तो वहाँ सारे एडेड स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल नाम की कोई स्कूल नहीं थी। और जो टीचिंग प्रोफेशन में जो काम करने वाला अध्यापक था, उसका एक ही यानी कि सोल एम था कि मुझे आज मेरे छात्रों को बनाना है, मैं समाज के लिए कुछ तो भी देना चाहता हूँ और देना ज़रूरी है। और जो भी मीडिया होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी स्टेज होंगी एजुकेशन की, वो स्टेज में प्रॉपरली दिया जाता था।
अभी जो है ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, ऐसा किसने बोला कि ये रिच क्लास के बच्चे इन्हीं के ऊपर के स्कूल में जाएंगे और जो लोअर क्लासेस, ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफरेंस दिस पिक्चर विल बी एवरीवेयर, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि लाइफ का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये भूलना नहीं है, पहले तो अध्यापक नाम का जो एक व्यक्ति रहता है उसने ये भूलना नहीं कि मुझे ये जो इनोसेंट माइंड का जो बालक आया है इसको मुझे बनाना है, उसको बनाने के बाद में वो समाज बनता है। हाँ, दूसरी बात रही अभी कि इसमें ये जो गैप है रिच एंड पुअर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर जस्ट एडमिटेड बाय देयर सोसाइटी, बाय देयर फैमिलीज। लेकिन जहाँ भी एडमिट किया गया है वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन मायना रखता है। जो टीचिंग्स के मेथड्स हैं वो हमारे ढंग से नहीं चलते हैं, कुछ तो भी फिक्स पॉलिसी उससे। अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स ऑफ एजुकेशन यू हैव टू जस्ट इम्पार्ट द नॉलेज फॉर द पीपल्स वन। ये बेसिक जो अध्यापक ने ख्याल में रखा तो नेचुरली ये समाज में जो गैप निर्माण हुआ है, ये जो रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, उसके बाद में सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, देन क्लेवर एंड डलार, ये जो है डलार कोई नहीं रहता है और क्लेवर भी कोई नहीं रहता है। इट्स डिपेंड ऑन कीन इंटरेस्ट, एंड फॉर द सेक ऑफ कीन इंटरेस्ट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द कंडेंस्ड एटमॉस्फेयर फॉर दिस वर्ड, 100% they will also keep their keen interest for learning process one, and it is necessary. And for the sake of that, not only teacher is the main pillar or main supporter one, family is also needed, family support is also needed, institution support is also needed. Whenever these two units are so important in the life of education of that word, 100% these two units should be aware time to time. Okay. 100% this gap will be wiped out forever and forever. बट सर अभी जो हम एक एवरेज स्कूल की बात करते हैं उसका जो स्टाफ होता है दे आर डिफरेंट, और एक हाई क्लास जो स्कूल होता है देयर स्टाफ इज डिफरेंट, उनके नॉलेज में भी गैप हो सकता है। Okay. और इस केस में अगर हमें जो एवरेज स्कूल्स है उनके बच्चों को अगर उनके माइंड्स को अगर शार्प बनाना है तो हमें ये जो टीचर्स है उनको भी पहले उतना कैपेबल बनाना होगा फॉर एग्जाम्पल। एंड उसके हिसाब से अगर हमें इन बच्चों में अगर वो पोटेंशियल लाना है, क्योंकि देयर आर स्कूल्स इन रूरल एरियाज, इन टाउन एरियाज जहाँ पे बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो कौन से ऐसे प्रॉपर एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए पुश करना चाहिए टीचर्स को और बच्चों को, क्योंकि वो उस फिर हाई क्लास के जो मतलब बाहर जो उन्हें बच्चे मिलेंगे उनसे वो compete कर सके। ऐसे कौन से एरियाज में उन्हें ज़्यादा करके पुश करना चाहिए और टीचर्स में किस तरह से उन क्वालिटीज़ को पहले इम्पोज करना चाहिए? नंबर एक बात ऐसी इस पर निखिल जी, मैं एक बात बताता हूँ कि बच्चे जब दाखिल किया जाते हैं स्कूल में, तो बच्चा जब स्कूल में आता है तो बच्चों को पहले ये रियलाइज कर दो वो स्कूल में आ रहा है। दूसरी बात, आप अध्यापक हो, आप उसको ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान कौन से हिसाब से दे रहे, कौन से ग्रेड को दे रहे हैं, वो ग्रेड की IQ के हिसाब से ही उसको ज्ञान देना चाहिए। ओके। यदि प्री प्राइमरी का बच्चा है उसको सेकेंडरी का आप ज्ञान देना चाहते होंगे तो कोई मतलब नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट करिकुलम, according to that IQ, you have to decide it. What kind of knowledge which should be just given by EO, which doubt should be cleared by EO, what kind of question which should be posed by the wards, and what kind of reply which should be just given by EO to these questions, which questions are posed by the wards one, which should be also quite suitable one. बच्चों को पाठशाला में आने के बाद में टीचर को भी ये अवेयरनेस रखना है कि बच्चा पाठशाला में है, वो कभी डिसऑर्डर्स होती होंगी उसकी लाइफ में, तो उस अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 बात ऐसी है, बच्चों में इतना पोटेंशियल है
अभी ये जो प्रोजिनी है, there are numbers of the hidden qualities, and if you are just going to varnish and furnish to these hidden qualities one, and if you are just going to feed the proper series of knowledge, what kind of knowledge is expected for the sake of that particular age one, it will be given 100%. The teacher has just discharged his duty perfectly well, and whatever the outcome will be there, it will be beneficial not for that family one but for the whole human society one. ये बहुत मायना रखता है. Okay, but as you just said, as I previously mentioned, the standards are different, because this is creating a confusion in my mind honestly. क्योंकि जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है, मान लो कि फीस हाई है तो दे मस्ट बी गेटिंग डिफरेंट एमिनिटीज इन स्कूल, एसी होगा या फिर स्पीकर्स होंगे, प्रोजेक्टर्स होंगे, एक्सेप्टेड. Okay. जो दूसरी स्कूल्स में देयर माइट बी ओनली वन पीसी, वन कंप्यूटर और वन सिंगल प्रोजेक्टर, व्हाट एवर दे कैन अफोर्ड अकॉर्डिंग टू दैट केस. बट इस बीच में जो टीचर्स का जो गैप है, जो नॉलेज का जो गैप है, वो भी हो सकता है. तो वो टीचर्स में किस तरह की एक जो हम कह सकते हैं, हाँ, क्षमता होनी चाहिए कि एवरेज स्कूल्स के टीचर्स है उनके लिए जो प्रिंसिपल है या फिर जो कमेटी है स्कूल की, किस तरह के टीचर्स को हायर करना चाहिए, फिर किस तरह के टीचर्स को पुश करना चाहिए, क्या उनका मोटिवेशन या फिर माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग अ डिफरेंट पे स्केल एंड ऑब्वियसली वी आर जज्ड ऑन हाउ मच वी आर गेटिंग पेड एंड दैट ब्रिंग्स अप द नॉलेज व्हिच वी आर हैविंग. Yes, yes. इंग्लिश मीडियम में पर्टिकुलर ऐसी बात है कि इंग्लिश मीडियम में टीचर्स लोगों को ये अनएडेड स्कूल होने के वजह से, अभी जो पहला पॉइंट था अपना फीस स्ट्रक्चर का कि जो भी पेमेंट अफोर्ड किया जाता है, मेंटेलिटी जो टीचर की रहती है, मुझे इतना ही पेमेंट मिलता है. आजकल तो दिस इज द ट्रेंड एवरीवेयर, मुझे इतना मिलता है मैं इतना काम करूँगा. नो, ये पहला पॉइंट टीचर ने अपने माइंड से निकाल डालना चाहिए. नंबर 2, वी आर अपॉइंटेड फॉर द सेक ऑफ पीपल्स वन, हम बच्चों के लिए हमारी नियुक्ति की गई है. नंबर 3, जो इंस्टीट्यूशन है और जो हेड ऑफ द स्कूल है, इन्होंने पर्टिकुलर ओ ग्रेड के लिए जो टीचर अपॉइंट किया गया है, इज ही एलिजिबल और नॉट, इट शुड बी टेस्टेड, इट शुड बी स्टेटेड टू. और जो सिलेबस है, सिलेबस के जो नॉर्म्स रहते हैं इम्पार्ट करने के, उसकी ट्रेनिंग अरेंज करना जरूरी है. ओके, टीचर्स लोगों के लिए. इफ द टीचर्स आर ट्रेन्ड with the help of the experts one, and if the subject expert will be there, 100% they will be guided, and according to that guidance they will just carry out their teaching process one. And whenever such a incidents or whenever such a remedies will be used for solving this problem, then and then we can expect the result of quite good in the educational field one. Otherwise, whatever the chasm, whatever the gaps which are just created everywhere. और एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो मैंने पहले बोला कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, अरे तनख्वाह मत देखो. टीचिंग इज द होली प्रोफेशन, टीचर इज अ पायस पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू हिज आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू हिज डेजिग्नेशन, वी शुड नॉट फॉरगेट इट. I am appointed, I am here for the people's one. Whatever the difference is between the aided and unaided payment one, don't mind about that. If you are on the platform, and from that platform, if you are just going to deliver yourself for charging, for encouraging, for illuminating to the people's one, 100%, we should not forget it. It's your first duty to impart the education properly. Okay. और सर यही जो टीचर्स है, it is observed that these teachers take private tuitions apart from schools and they charge a good amount of fees there as well. और बच्चे वहाँ पे भी ट्यूशन पे जाते हैं, जब यहाँ पर स्कूल में भी वही टीचर उनको वही सब्जेक्ट सिखा रहा है और ट्यूशन में भी वही टीचर उनको वही सब्जेक्ट सिखा रहा है. बट सिखाने का जो क्लास है वो शायद से चेंज हो सकता है, उनकी मेथड चेंज हो सकती है. फिर अगर इस ट्यूशन
थीम को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या ये करना चाहिए? Is it, do you think it is legal to take private tuitions for the same teachers who are teaching in the school? ये जो प्राइवेट ट्यूटर्स की बात है और पर्टिकुलरली जो स्कूल में काम करता है टीचर वही यानी कि बीइंग अ प्राइवेट ट्यूटर करके वो प्रेजेंट करता है उससे घर पे। लेकिन ये जो है ये सारा डिसीजन पेरेंट्स से, नंबर एक पेरेंट्स से लेना है। Okay. Why should we ask our ward to go for getting knowledge, knowledge by paying such an amount to that tutor one, the tutor who is already teacher, private tutor who is just going to perform his duty as a private tutor who is already teacher in the same class, he is also imparting the same subjects one। ये पेरेंट्स ने पहले विचार करना है। नंबर 2, जब बच्चों को आप ये फैसिलिटी अफोर्ड कर रहे हैं, इसलिए जो एक्सपेंडिचर अफोर्ड करने वाले हो तो बच्चों से ही पहले बात कर लो कि आर यू गेटिंग हर और नॉट। Okay. और ये जरूरी नहीं कि जो स्कूल का टीचर बीइंग अ ट्यूटरशिप कैरी आउट करता है आउट ऑफ द स्कूल उसके ही तरफ भेजना, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को पूछना है यदि ये टीचर आपको गेटिंग नहीं हो रहा है स्कूल में तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमने भी विचार करना है कि अरे अदर्स का हाँ रिजल्ट है क्या, हमारे बच्चे को वही बोलते हैं यही नॉलेज तुझे ये टीचर दे सकता है। वाई डू नॉट एग्री, वाई डू नॉट एग्री। बच्चों को पहले उसका माइंड सेट करो। बच्चा जब जिद करता है मुझे यही टीचर तरफ जाना है तो उसको पूछ लेना है हमने भी। और पूछने के बाद में पेरेंट्स का ये रोल है। पेरेंट्स ने मिनिमम 15 डेज या 30 डेज में 1 मंथ में देख लेना चाहिए कि अपने बच्चे का क्या रिजल्ट है प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद। अभी इंग्लिश मीडियम की टीचर प्राइवेट बीइंग प्राइवेट ट्यूटरशिप जो करते हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पेमेंट कम है और वो पॉइंट ऐसा है कि आउट ऑफ द स्कूल है। वो जो डिसाइड करना है ये पेरेंट्स ने डिसाइड करना है कि मैं मेरे बच्चों को वहाँ पे भेजूँ या ना भेजूँ। और बच्चों को पहले पूछना है और पूछने के बाद में तो हमने तो जांच करना है कि ये रोज जा रहा है। रोज के रोज जो जाने के बाद में हर दिन हमने उसको कभी उसका जो भी यानी कि सिलेबस उसको टीचिंग प्रोग्राम ओवर होगा उसके बाद में उसकी जांच कर लेना चाहिए कि इजी क्वाइट गुड और नॉट इन दिस सब्जेक्ट, वट एवर द नॉलेज इज इम्पार्टेड बाय दैट ट्यूटर वन। ये कभी फैमिली ने जांच नहीं किया तो ये स्कूल के तरफ से आप जो फी इंक्रीज बोल रहे हैं वो भी एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमिकली। और जो ट्यूटरशिप जो डिस्चार्ज कर रहे हैं टीचर्स प्राइवेटली यानी कि स्कूल के ही टीचर आउटसाइड ऑफ द स्कूल वो भी एक्सपेक्टेशन है। ये मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स ने अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स ने देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा प्रॉपरली एजुकेशन ले रहा है या नहीं। Okay. सर इस चीज़ में 2 जो है वो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहला तो कि पेरेंट्स कौन कौन से सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं रिगार्डिंग लाइक एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन, और दूसरी बात कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हो। एंड क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वही इस तरह से नहीं हुई है कि पढ़ाई किस तरह से की जाती है, क्या होना चाहिए, व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। फिर ये अगर ये जो 2 पॉइंट है इन 2 पॉइंट्स को हम किस तरह से फिर केटर कर पाएंगे? इसमें 2 जो यूनिट बोले मैंने, एक स्कूल और एक फैमिली। फैमिली में पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स लोग का आजकल का ट्रेंड ऐसा है और जो देखा जा रहा है ये जो ऑब्जर्वेशन है माइन्यूटली इट इज ऑब्जर्व बाय मी। एडमिट करने के बाद में पेरेंट्स तो दिल खुश हो जाते हैं कि मैंने एडमिट कर दिया है अभी स्कूल सब कर लेंगी। नहीं, स्कूल क्या कर रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है। बराबर। स्कूल कर लेंगी इस पे यानी कि विश्वास करना जरूरी नहीं है। और ये जो डिसीजन है आपका कि मैंने एक बार मेरे बच्चों को एडमिट कर दिया अभी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। टाइम टू टाइम दे शुड बी अवेयर अबाउट देयर वार्ड्स एजुकेशनल लाइफ, हाउ what kind of
प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन बाय पेरेंट्स। हम बच्चों को वीकली जो स्कूल में भेजते हैं, वीक में 6 डेज बच्चा स्कूल में आता है। डे टू डे स्कूल में आने के बाद में हम बच्चों का ये देखते हैं क्या कि समय पे वो स्कूल पे जा रहा है या समय के बाद में स्कूल, यानी कि स्कूल छूटने के बाद में समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये दो चीज़ें। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टाइम टेबल वो सारे चीज़ें ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। क्योंकि आजकल अभी बच्चे ऐसे हैं, 50% बच्चे टेक्स्ट बुक लाते नहीं, क्योंकि उनको बहुत हेवी बैग लगती है, लोडेड बैग लगती है। कोई बात नहीं, लेकिन टीचर्स भी जो यानी कि स्कूल जो रहती है टाइम टेबल अलॉट करते वक्त यही विचार करती है कि कम से कम लोड हो बच्चों के बैग में। तीसरी बात है कि जो दिया हुआ होमवर्क है, मिनिमम पेरेंट्स ने अपने वार्ड का होमवर्क पूछना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये कभी आपने सवाल किया तो बच्चों को एक मॉरल जो रहता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं, माय पापा इज ऑल्सो विथ मी। सेकंड, एक जो अपन बोलते हैं कि एक प्रेशर जो क्रिएट करते हैं आप, वो मॉरली प्रेशर रहता है कि नहीं, आई एम आस्क माय पेरेंट टाइम टू टाइम। मैं समय समय पे जांच किया जा रहा हूँ, मेरी जांच हो रही है, मेरी एजुकेशनल लाइफ की जांच हो रही है। ये जब बच्चों को अवेयरनेस आ जाएंगी तो बच्चा जो प्रॉपर फ्लो चाहिए एजुकेशनल का वो उसको मिल सकता है फैमिली की तरफ से। फैमिली के मेंबर्स ने उसको ज्ञान पढ़ाना नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज देना नहीं है, वो स्कूल का है, स्कूल में जो अध्यापक है उसका है। लेकिन जो फैमिली की जो ड्यूटीज़ है, फैमिली के जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य उन्होंने पूरेपूर निभाना चाहिए, ये इससे अपेक्षित है और अपेक्षा है। ओके, बट फिर जैसे मैंने पहले पूछा कि अगर पेरेंट्स लिटरेट नहीं हैं, उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं हुई है, फिर क्या उन पेरेंट्स को भी पहले, टीचर्स को पहले एजुकेट कराना पड़ेगा कि मतलब हाउ यू शुड ट्रीट योर स्टूडेंट्स और योर चिल्ड्रन, ऐसा कुछ? आजकल का ऐसा रेशो है निखिल जी कि समाज में हर फैमिली में मिनिमम 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ मेंबर मिलता है। लेने इन शॉर्ट, इन अवर इंडियन सोसाइटी लिटरेसी रेट इज इंक्रीज। फैमिली में 4 मेंबर हो गए तो 4 मेंबर से 2 मेंबर, कोई भी 2 मेंबर ग्रेजुएशन तक पढ़ा रहता है। हमने इतनी पढ़ाई लेने के बावजूद हम हमारी ड्यूटी क्यों गिव अप करते हैं, ये पहले फैमिली मेंबर से विचार करना है। जैसा इलिटरेट तो टोटली इलिटरेट फैमिली नहीं है आजकल। इवन इन रिमोट एरिया गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी का यानी कि जो स्कीम है, ये स्कीम पहुँचाने की यानी कि वहाँ तक ले जाने की कोशिश की है और एजुकेशन दिया जा रहा है। तीसरी बात ऐसी है कि जो अभी इंटरव्यू ली जाती है, इंग्लिश मीडिया की बात करता हूँ, पेरेंट्स की इंटरव्यू जो लिया जाती है, ये इसके लिए लिया जाता है कि इज देयर इंग्लिश लैंग्वेज नोन बाय द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली, दिस इज द स्टेटिंग वन। That's why parents are asked for appearing an interview. Wherever the interviews are just taken by the English media as well. I say it is quite good, no doubt. Parents are not student one, but for stating that, will the parents, will this unit support to that ward in coming days for his educational life or not? This is stating one. और तीसरी बात जो है, आपने जो मेन सवाल किया कि जो इलिटरेट फैमिली है जहाँ पढ़े ही नहीं, तो मेरा तो एक ही इन्हीं की एडवाइस रहेगा, इन्होंने इंग्लिश मीडियम में नहीं डालना है। ओह, ग्रेट पॉइंट। नहीं डालना है। डोंट एनरोल द नेम्स ऑफ योर वार्ड्स इन इंग्लिश मीडियम। बाजू का लड़का जा रहा है, इसके लिए हमारा बच्चा जाना चाहिए, ये मत जिद रखो। यदि आपकी इतनी जिद होगी तो आप उसके लिए समय कौन से आप उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उसको हेल्प लगने वाली है, जो उसको मदद देने की, मदद का हाथ लगने वाला है, वो आप देने वाले हैं या नहीं, ये पहले फैमिली ने डिसाइड करना है।
इंग्लिश मीडियम के बारे में तो यही नहीं कि मेरा राय रहेंगी कि मिनिमम फैमिली में 1 या 2 मेंबर इंग्लिश लैंग्वेज से नोन होना चाहिए। उसका जो बेसिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, ये प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यदि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स जांच करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये बच्चे जो उनका प्री प्राइमरी के बाद में प्राइमरी एजुकेशन जो रहता है और सेकेंडरी एजुकेशन जो रहता है, इसमें पेरेंट्स से फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की नीड रहती है। बिकॉज सेल्फ स्टडी का जो नेचर है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, पेरेंट्स के सपोर्ट के वजह से। पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है। फिर सवाल ऐसा किया जाएगा, आज 25 साल 30 साल पहले कहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट था? बराबर है, उस समय समाज बहुत छोटा था। समाज छोटा होने के बाद में जहाँ पे भी यानी कि जो ये अध्यापन का काम होता था, जो अध्यापक थे वो टोटली अवेयर थे और समाज में लिटरेसी रेट जो बढ़ाने का काम करता था वो अध्यापक ही करता था। अध्यापक बच्चों की टाइम समय समय पर जो केयर लेता था कि जो पेरेंट्स की तरफ से नहीं लिया जाती है, कम से कम उनको इतनी इंटीमेशन तो भी वो अध्यापक दिया करता था कि आपका ख्याल नहीं है, बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है, बच्चों को ये दिया नहीं है, बच्चों को ये दिया जाए, बच्चा साफ सुथरा आता नहीं है। ये जो है ये टीचर टाइम टू टाइम फीडबैक लेता था, अभी भी लिया जाता है, लेकिन पेरेंट्स अवेयर नहीं है। हाँ, कर लेंगे, देखेंगे, होता है ये तो कभी बोलना नहीं है। करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे जब एश्योरेंस दिया जाता है। और एक बात है कि इंग्लिश मीडियम की जो लाइफस्टाइल है, किसने बोला इतना कॉस्टली लाइफस्टाइल एंजॉय करो? कलरफुल ड्रेस जो बोलाऊंगा, जो भी इनकी ड्रेस है, कि आप अभी एक बात है, ड्रेस मटेरियल से मैं आता हूँ। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चों को ड्रेस कोड है वो 2, 3, 4 ऐसे देते, इतनी ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 2 ड्रेस कोड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। 5 days regular dress and 1 day for physical education. Wherever the pupils will be brought by teacher for the sake of that physical education 1, for the sake of that PT period 1, and at that time this tracksuit is so important, and therefore particularly mostly English medium school provides dress material. I'm totally against of this method one or this system. Wherever this material is available in the market, let the parents go there, let them decide. Particularly in my school, what do we do? Let me clear this point. Whenever we decide to change the dress code, we summon the parents body, which parents body is appointed by the school. PTA, Parent Teachers Association. These members come together. Even the shopkeepers, garment shopkeepers will be also summoned, and joint meeting will be held there. Joint session will be held there. The prices of the dress material will be also decided, and generally we decide. Most of the students, they just come from the middle class one. Which schools are in metropolitan area, there are the numbers of the pupils who are just admitted by these families, which families' income is so high, no doubt. And this gap is just created by us one, not by other people's one. We decide this school is quite better for my ward. No, all schools are better for our wards one. This concept should be cleared by parents themselves. नंबर बात ऐसी कि मैं जो सब्जेक्ट पे फिर से यानी कि रिटर्न आ रहा है कि जो 500 रुपये का ड्रेस है, जो शूज है वो ड्रेस के साथ में, वो शूज एक्शन का भी मिलता है। वो शूज की कीमत 2500 होंगी और वही यानी कि कलर का शूज या 500 रुपये का लो ग्रेडेड होगा, क्वालिटी उसकी लो होगी, लेकिन ब्लैक कलर है ना, तो पहनने दो ना।
We do not want to present our war as an actor of Hollywood and Bollywood one. No. Got it. Let them know he is a ward one, he is a student one, he is enjoying his studentship one. ये पहले बच्चों में अवेयरनेस लाना और पेरेंट्स ने डिमांड किया हुआ जो चीज़ें हैं बच्चों की फॉर द सेक ऑफ देयर एजुकेशन लाइफ वो भी देना है, जरूर देना है, लेकिन उसी कॉज डिसाइड करके देना है और व्हाट इज इम्पोर्टेंस वन, उसकी महत्व क्या है, वो महत्व के हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस कितना है इसका एजुकेशन लाइफ के लिए, वही चीज़ें उसको अफोर्ड करना है। ये बातें हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली और जो एवरेज फैमिली से बच्चा आता है तो उन्होंने डालना नहीं किया, उन्होंने भी डालना है, लेकिन ये केयर्स लेना बहुत ज़रूरी है। वो कितना समय दे सकते हैं। और मैंने तो अभी बोल दिया कि लिटरेसी रेट बढ़ा है, ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ देयर वार्ड्स एजुकेशनल लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है। जो अभी कोई मेड्स होती है या फिर मतलब जो एक एवरेज काम करते हैं या फिर वॉचमैन हो गए, उनके बच्चे होते हैं, उनको अभी पता नहीं होता कि किस टाइप का ट्रीटमेंट उन्हें उनके बच्चों को देना पड़ेगा। तो इस केस में जब वो इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं तब क्या उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और दे आर नॉट फिट, पेरेंट्स आर नॉट फिट, नॉट अबाउट द स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, पेरेंट्स आर नॉट फिट। तो जैसे कि आपने बताया कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू एडमिट योर पीपल इन इंग्लिश स्कूल, तो क्या उनको राइटली कंसोल करके बताया जाता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, या फिर आप रीजनल स्कूल्स में या फिर दूसरे स्कूल्स में डाल सकते हो, क्या ये बताया जाता है? और अगर नहीं बताया जाता तो क्या आपको लगता है कि कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि दे शुड नॉट फील इंसल्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि एक जो भी एवरेज आदमी होता है उसके वो कभी भी एक बड़े आदमी को देख के इंस्पायर होते रहता है कि नहीं मेरा बच्चे भी ऐसा बने, मेरा बच्चे भी वैसा बने। सेकंड पॉइंट, और कि आपने जो बताया शूज वन कैन अफोर्ड ऑफ बाटा, एक्शन और वॉटर ब्रांड, और दे कैन अफोर्ड लोकल ब्रांड। बट जब पेरेंट्स को ये बात समझ में आ रही है, पेरेंट्स आर मैच्योर्ड इनफ, बट जब बच्चे स्कूल में जाते हैं they see one of their friend is wearing a high class shoe, yes. और ये जो गैप है, मेंटालिटी जो है वो बच्चों के मन में तैयार हो सकती है कि नहीं मैं तो इंफीरियर हूँ, या फिर वो अच्छा है, या फिर मैं उसकी जैसा नहीं बन पाऊंगा। ये जो गैप है इसको किस तरह से फिल किया जा सकता है? व्हाट आर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिहाइंड दिस, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल बहुत ही सुंदर है। पर्टिकुलरली मैं मेरे जो स्कूल के बारे में बताता हूँ। मेरे स्कूल में पहले ये प्रिकॉशन हम लेते हैं कि जब भी ड्रेस, मैंने बताया कि ड्रेस मटेरियल, ड्रेस कोड चेंज किया जाता है तो पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो पेरेंट्स मीटिंग के जो मेंबर्स रहते हैं, यानी कि बॉडी के जो मेंबर्स रहते हैं, वो मीटिंग में ये डिसीजन लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी डिसाइड की जाती है कि ये इतना चार्ज करना है ड्रेस के लिए, और यूनाइटेडली सबकी सम्मति से ही इन्हीं की वो डिसीजन होता है। नंबर 2, दूसरी बात ऐसी है कि जो पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, जो पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, जो पेरेंट्स पास नहीं हुए हैं, यानी कि इंटरव्यू में पास, इन शॉर्ट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग टू दैट वार्ड, फॉर एंजॉइंग, फॉर चेरिशिंग his or her education life in English media। ऐसे पर्टिकुलरली पेरेंट्स को मेरे स्कूल के तरफ से, बीइंग मैं हेड ऑफ द स्कूल होने के वजह से, मैं वो पेरेंट्स को मैं सलाह देता हूँ, अपने वार्ड को आपने सेमी इंग्लिश स्कूल में एडमिट करना है या मराठी मीडियम में एडमिट करना है, और ये कंसेप्ट क्लियर करके उनको कन्विंस किया जाता है। ऐसा मत समझो कि आपका बच्चा सेमी में पढ़ रहा है या मराठी मीडियम में पढ़ रहा है और वो कलेक्टर नहीं बन सकता है, वो यानी कि हाईएस्ट डेजिग्नेशन ग्रैब नहीं कर सकता है, कर नहीं पाएगा। ये जो आपकी सोच है, ये सोच गिव अप कर दो। उसको कभी पढ़ना होगा तो उसके लिए आपने, वो स्कूल ने उसके लिए वैसी सराउंडिंग, वैसी कंडीशन क्रिएट करके देना। क्या होती है ऐसी सराउंडिंग और कंडीशंस? क्या होती है ऐसी सराउंडिंग और सराउंडिंग? राइट। बच्चों को पहले अवेयर कर दो कि तुझे ये पढ़ना है बेटा,
education is so important. Education is the capital for the sake of career. What is career? तब ये करियर की बात आती है कि तुझे कुछ बनना है क्या नहीं बनना है। यदि पेरेंट्स का प्रोफेशन फार्मिंग है, फार्मर है, तो फार्मिंग ये प्रोफेशन है, तो बच्चे को ये बताना है कि बेटे ये फार्मिंग में देख ऐसा है, देख ये माहौल ऐसा है, या ऐसा है, अपनी ये ज़िंदगी ऐसी है, पढ़ के तुझे कुछ तो भी बनना है। अब तू पढ़ के बनेगा ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ा रहेगा, तेरे पास ज्ञान होगा, तो ज्ञान के हिसाब से वही ज्ञान तू फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि यही डेजिग्नेशन ग्रैब करने के लिए, लेकिन बच्चा छोटा है तो ये बातें तो करना बहुत दूर है, लेकिन उसको स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंस है, ये पेरेंट्स से भी उसको अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। पाठशाला क्यों ज़रूरी है ये बताना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा पाठशाला जाता है, पाठशाला जाने वाले बच्चों से अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये पेरेंट्स ने भी ख्याल रखना चाहिए, स्कूल ने भी ख्याल रखना चाहिए, टीचरों ने भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक समाज में एक एजुकेटेड सिटीज़न क्रिएट करके भेजना है। क्योंकि स्कूल कोई एक फैक्ट्री नहीं है जो फैक्ट्री चीज़ निर्मित करके यानी कि बाजार में बेचने के लिए निकलती है, नहीं। एजुकेटेड पर्सन इज द सोर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर एडॉर्निंग इट्स ऑल राउंड फॉर द सेक ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। This duty should be discharged by that educated person, and therefore from the point of view of that, school has also keep this point in its own mind, so that the family members has also keep this point in their mind. My ward, if he or she will be literate one, he or she should present herself not for the sake of only society, for the sake of the entire group, which group is just here and there. सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, बट आई वांट टू जंप टू अ डिफरेंट टॉपिक नाउ। हम जब स्कूल में थे, या फिर आपके भी जब टाइम में, जब स्कूलिंग के टाइम में बच्चों को पूरी तरह से धो दिया जाता था बहुत मतलब ट्रीटमेंट, मतलब पनिश किया जाता था रूलर से, या फिर ट्रीटमेंट बहुत हार्ड थी। और आजकल जो देखा जाता है कि बच्चों को अगर डांट भी दिया थोड़ा जोर से, पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में कि नहीं आपने ऐसा कैसे किया। आपको क्या लगता है कि इज दिस वीकनिंग द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो उतने कैपेबल नहीं हो रहे हैं आजकल। दे आर नॉट लाइक दैट डेयरिंग, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेयरिंग और दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसा देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि स्कूल में मारना सही था पहले, या फिर क्या पहली बात एक निखिल जी ऐसी बात है कि बच्चों को पनिशमेंट जो शिक्षा की जाती है, मारना बहुत दूर है। मारना ये शब्द निकाल डालो। ओके। अध्यापक या गुरुजन वर्ग जो है, ग्रुप जो है, ये जो शिक्षा करती थी, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा उसका जिंदगी में कुछ तो भी बनने के लिए दी जाती थी। बच्चे ने कुछ तो भी गलती की है, वो गलती के लिए शिक्षा दी जाती थी। आपने जो बात की, बहुत पीटा जाता था, बहुत हार्ड पनिशमेंट थी, सही नहीं थी, क्योंकि टीचर ने उतने एफर्ट्स पुटअप किए रहते थे। उसके बावजूद बच्चा नहीं कन्विंस हो रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो ही यानी कि टीचर उसको पनिशमेंट देता था। पनिशमेंट डायरेक्टली ऐसा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। जब टीचर मुड़ के देखता था और उसी समय बच्चा कभी हलचल करते वक्त मिलता था, लेकिन बच्चा बहुत इनोसेंट है, रेयरली ऐसे बच्चे भी पनिश किए जाते थे। आज के ज़माने में जो भी पनिशमेंट दिया जा रही है, और जो पेरेंट्स का आना जाना है स्कूल में, इसके फॉर प्रोटेस्टिंग टू दैट पनिशमेंट, ये गलत है। क्योंकि बच्चों को कोई भी टीचर गलत तरह से पनिशमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है, और उसको कुछ भी फाइंड आउट हुआ होगा, ये जो छात्र है इसने कुछ भी गलती की है, ये
माफीनामा जैसे नहीं है, तो उसी बच्चे को दिया। और डांट भी दिया गया होगा तो पेरेंट्स ने आना नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की उस समय की सोच क्या थी ये बोलता हूँ। हमें जिस समय डांट मिलती थी वही सब्जेक्ट हमने कभी दौड़ाया घर पे तो हमें डबल की डांट मिलती थी। ये सही बात है। हमें यहाँ एक तमाचा लगाया जाता था, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो घर पे जाने के बाद में जब हमारा चीक पे वो जो टीचर ने तमाचा मारा हुआ जो यानी कि धब्बा रहता था, और देखने के बाद में मम्मी बोलती थी तुझे आज कुछ भी स्कूल की तरफ से पढ़ी है या दिया गया है। और जब हम उसका बारे में एक्सप्लेनेशन देते थे तो हमें डबल की पनिशमेंट घर पे मिलती थी, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर थे जो टीचर ने किया है ये मेरे बच्चे के लिए अच्छे के लिए किया है। अभी भी पेरेंट्स अवेयर है, लेकिन पेरेंट्स का कैसा है देखो निकल, हर फैमिली में हम दो हमारे दो है, बराबर। कोई बात नहीं, रहने दो, दो है तो दो तुम्हारे हैं, लेकिन वो दो सिर्फ तुम्हारा नहीं वो समाज का भी है। बराबर। समाज में वो अच्छा बनने के लिए उसको स्कूल में, और स्कूल को क्या समझते पेरेंट्स, मुझे ये नहीं समझता। स्कूल भी एक फैमिली है। आपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में एक फैमिली से दूसरे फैमिली में वो जा रहा है, तो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्चार्ज करना चाहिए, और वो करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए पेरेंट्स ने समय समय पे आना। हमारे बच्चों को क्यों डांट लिया, वो बहुत डर गया, डर के मारे वो नहीं बोलता है स्कूल में आने का। अरे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, उससे पहले पूछो तुझे क्यों डराया गया और तू क्यों डर गया, तुझे कौन सी डांट मिली। पनिशमेंट का जो ट्रैक है, जो ट्रेन इस्तेमाल किया गया है टीचर से, वो गलत है या सही है ये भी घर पे जांच कर, तो बाद में ही आना है। डांट लिया, डांट तो यानी कि जरूरी है, बच्चा समय पे नहीं आता होगा तो अध्यापक ने बोलना चाहिए वेयर वर यू, आप कहाँ थे, व्हाई डिड यू बिकम लेट, आपको देरी क्यों हुई। ये पूछने के बाद में ये वर्ड इस्तेमाल, ये स्टेटमेंट वर्ड्स यानी कि इस्तेमाल होते होंगे अध्यापक की तरफ से, और ये कभी डांट बोला जाता होगा तो पेरेंट्स का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दे आर जस्ट लीडिंग देमसेल्फ इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, बहुत अलग मार्ग से लेके जा रहे हैं बच्चों को। मेरा ऐसा नहीं कहना है कि धुलाई कर डालो, क्यों धुलाई करो, बच्चा धुलाई होने के लिए नहीं आता है, उसकी एजुकेशनल धुलाई के लिए आता है, कि जो उसको नोन नहीं है, अननोन है, वो नोन होना है, इसलिए आता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है, और ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस में अध्यापक ने उसको कभी शिक्षा भी दी होंगी, तो पेरेंट्स ने इतना माइंड पे लेना नहीं है। कोई अध्यापक उसको इतनी कठोर शिक्षा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी ये मालूम है मैं जिसको शिक्षा कर रहा हूँ वो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और मैं भी इंसान हूँ। बट सर ये जो टाइप की पेरेंटिंग है आजकल की, ये बहुत ही सॉफ्ट पेरेंटिंग है, आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि कुछ हद तक बच्चों को, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, राइट, और उनको कुछ तो डिसिप्लिन लगाने के लिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, और क्योंकि अगर वो जब रियल लाइफ में जब बाहर जाएंगे तब कोई आगे वाला बंदा ये नहीं देखेगा कि इसकी पेरेंटिंग किस तरह से हुई है। दे विल, इफ दे वांट टू बी एंग्री टुवर्ड्स देम, दे विल बी एंग्री, राइट। फिर इस तरह की जो ट्रीटमेंट होगी, या फिर वो जब बाहर जाएंगे जिस टाइप का उन्हें कभी कभी कोई क्रिटिसिज करेगा, या फिर कोई चिढ़ाएगा, या फिर जो भी चीज़ें होगी जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में होती है स्कूलिंग के बाद में, जो हमने एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाती, क्योंकि अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, नॉट एवरीबडी इज रेज्ड इक्वली टू योर लेवल। यस। तो फिर इस केस में क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल होना चाहिए स्कूल में, या फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए? नंबर एक, स्कूल ने अपना वे गिव अप होना नहीं करना चाहिए। जो स्कूल के फ्रेमवर्क पॉलिसी है, डिसिप्लिन, या स्कूल के जो कुछ रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों को नैतिक जो लेसन्स है, जो अपन मॉरल लेसन बोलते हैं, कि हमने समाज में जाने के बाद में, हमने इंसानों के ग्रुप में जाने के बाद में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आजकल जो है ये
मीडिया जो है, मीडिया के माध्यम से जो अलग अलग सीरियल देखा जाती है या मूवीज देखा जाती है, वो छोड़ दो। ये इंसान ने ही क्रिएट किया है, लेकिन पेरेंट्स ने ये अवेयर होना चाहिए कि दैट पॉलिसी शुड नॉट बी अडॉप्टेड बाय माय वार्ड। मेरे बच्चे ने वो गुण देना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ देख लिया, गिव अप कर दो। लेकिन वही कभी उसके बिहेवियर में, यानी कि बिहेवियर से आपको पता चलता होगा कि नहीं नहीं ये पॉलिसी इसने अडॉप्ट की, ये गलत है। ये पेरेंट्स ने वहाँ पे ही बच्चों को रोकना चाहिए। स्कूल ने भी बच्चों को, जो अभी जनरली एब्यूजिव वर्ड्स, टीजिंग या टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस, ये जो मामले आते हैं, ये जो किस्से आते हैं रेगुलर पीरियड्स में, एट दैट टाइम टीचर शुड बी सब्जेक्टिव। नंबर 1, टीचर का रोल क्या होना चाहिए? whatever the knowledge will be imparted by that teacher, by that the previous knowledge which should be just brought or discussed with the pupils one, which knowledge is related to that topic, which topic will be delivered by you. पहले माहौल तैयार करना चाहिए क्लास में, and whenever the condition will be just created by that teacher, 100% there will be utterly pin drop silence in the mind of the pupils when, and pupils will be फोकसिव एंड अटेंटिव वन। बच्चों को फोकसिव और अटेंटिव करने के लिए टीचर का रोल बहुत अहम है। बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसे बोलती है कि बच्चे जो नादान है, वो सब्जेक्टिव बनाने के लिए तुम्हारा रोल अहम है टीचर्स का, और वो पाठशाला है। जहाँ घर पे बैठे हैं तो हेड ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स का ये इम्पोर्टेंस है कि बच्चा क्या बात कर रहा है, बच्चा कैसा बैठा है, बच्चा अपना बच्चा है क्या नहीं, ये पहले भी जांच करना है। अपना तो बच्चा रहता ही है, लेकिन उसका बिहेवियर से वो अपना बच्चा नहीं लग रहा है, ये कभी आपको सेटिंग होगा तो बच्चों को वहाँ पे ही यानी कि स्टॉप करो और बच्चों को बता दो दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसा बताया, स्कूल में बच्चों को बताना है कि अरे हम पाठशाला क्यों आते हैं। आजकल ये बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पाठशाला आ रहे हैं, विलिंगली नहीं आ रहे हैं। ओके, फोर्सिबली दे आर सेंड बाय देयर पेरेंट्स, ए तेरी पाठशाला का समय हो गया, निकल। नो, बच्चे ने खुद होके अवेयर होना चाहिए कि मेरा स्कूल का टाइम हुआ है। उससे पहले उससे क्या वर्क है, वहाँ पे भी मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, ये लोगों ने भी चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। समय पे स्कूल जाना उससे कभी आदत से हो गई तो अवेयर है कि वो पाठशाला जा रहा है। स्कूल से आने के बाद में घर पे बच्चा जब स्कूल बैग लाता है, वो सैक आते ही जब वो यानी कि एक कोने में फेंकता है, वो फेंकने की आदत से ही पता चल जाना चाहिए आपको कि मेरा बेटा एजुकेशन लाइफ चेरिश नहीं कर रहा है। वो कोई तो भी फोर्सिबली उसको ये लाइफ एंजॉयमेंट के लिए दिया गया है, नहीं। उसने आने के बाद में अपनी पाठशाला की बैग यानी कि जो स्कूल बैग वो जगह पे रखना चाहिए। उसने शूज़ निकाल के जगह, ये जो मायने है, यही तो हमारे जो फोर फादर्स थे, ये चीज़ों तरफ इन्होंने ज़्यादा यानी कि ख्याल दिया। बच्चे शूज़ पहन के किचन तक आ जाते तब तक पेरेंट्स का ख्याल नहीं। अरे वो शूज़ तो आप जगह पे रखो, आने के बाद में ड्रेसअप करो, ड्रेसअप होने के बाद में शांति से बैठो। 5 मिनट से बाद में वही मदर उससे पानी का ग्लास लेके आएंगे, जो भी उसको चाहिए वो जो भी डिमांड करेंगे। लेकिन बच्चे को ये आदत लगाना पेरेंट्स की घर पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टीचर की जैसा यहाँ रोल है वैसा पेरेंट्स का भी रोल बीइंग ए टीचर जैसा ही है कि बच्चे का प्रमोट जो लाइफ है, प्रमोट पॉलिसीबल लाइफ जो है, ये बनाना पेरेंट्स का है। वो स्कूल जा रहा है कि नहीं, ये मैंने जैसा बताया समय पे ही जाना चाहिए। अभी 2 सेशन में स्कूल है, कुछ मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। बच्चा 12-10 पाठशाला का समय है, बच्चा या 11:30 को निकलता होगा तो नहीं।
घर से स्कूल का जाने का समय कितना लगता है ये पेरेंट्स ने नोट डाउन करना है। 15 मिनट बिफोर या 10 मिनट्स लगता होगा तो 15 मिनट बिफोर उसको भेज दो। he will lead himself properly well. His life will led by him properly well. He will enable to present himself as a school ward in his educational life one. क्योंकि उसको अवेयरनेस ला के दी है आपने, बेटे तुझे 15 मिनट दिया गया है, तुझे समय पे जाना है। समय पे आने वाले बच्चों का जो पेरेंट्स जैसे इनकी भेजते हैं वैसे स्कूल ने भी देखना चाहिए रेगुलरली और इरेगुलर बच्चे कौन से हैं। रेगुलर आने वाले बच्चे और इरेगुलर आने वाले बच्चे इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को इंटीमेट करना चाहिए। पेरेंट्स को जो डाइजेस्टेबल पनिशमेंट है वो देना चाहिए। बच्चों को स्कूल के बाहर रखना नहीं चाहिए, स्कूल के अंदर लेके ही उसका एजुकेशन साइमल्टेनियसली उनको क्लास में लाने के बाद में उनको नीचे बैठाया जाए। वो पनिशमेंट नीचे बैठने के बाद में उसको थोड़ा सा वो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ जाती है, अरे यार मुझे क्या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स यानी कि पनिशमेंट दी, इतनी नीचे बुरी तरह से मुझे पनिशमेंट नहीं, ये पनिशमेंट सुटेबल नहीं है, ऐसा उसका जब माइंड उसको नॉक करता है तब उसको समझ में आना चाहिए कि, और उसी समय उसके तरफ भी ख्याल देना चाहिए जब क्लास में अदर बच्चे की तरफ ख्याल दिया जाता है। पनिश स्टूडेंट शुड नॉट बी इग्नोर बाय टीचर। कहाँ मिसलीडिंग होता है बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से और टीचर की तरफ से। लीडिंग शुड बी प्रॉपरली वन। जहाँ जहाँ लीडिंग है वो लीडिंग प्रॉपरली होना चाहिए। तो मैं ये जो आने वाली सोसाइटी है, ये सोसाइटी हम जो बोलते हैं ऑर्डरली ही रहेगी। ये जो डिसऑर्डर क्रिएट हुई है, ये डिसऑर्डर ये सारे जो यूनिट है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, जैसा अभी स्कूल गोइंग लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के स्कूल गोइंग लाइफ में 2 यूनिट मायने जो रखते हैं, एक स्कूल और फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने टाइम टू टाइम डिस्चार्ज करना चाहिए। और वो कैसे, तो ये मैंने बताया। ओके सर, अभी जो देखा जाता है कि रीजनल स्कूल्स के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत कम हो रहा है और एजुकेशन तो एक सेम लेवल पे देखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और बहुत लोगों को भी लगता है। फिर आपने तो पहले 1-2 पॉइंट्स बताए कि पेरेंट्स को किस तरह से अप्रोच होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रीजनल स्कूल्स यानी कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और या फिर क्या वहाँ पे कुछ एडवांसमेंट्स किया जाना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस बढ़े और स्कूल को एक इंफीरियर और सुपीरियर इस तरह से ना देखते हुए बस ये देखना चाहिए कि कौन सी एमिनिटीज ज़्यादा दे रहा है करके। क्योंकि जैसे कि हम कोई भी अगर होटल में भी जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि हाँ इस होटल में कौन सी चीज़ें एसी है या फिर अच्छा बेड है, या फिर हमें कुछ थोड़ा टाइम के लिए जाना है, हम देखते हैं बस बेसिक एमिनिटीज होती है, या फिर कोई बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं। ये जो होता है उस टाइप से एक इक्वल दर्जे पे स्कूल्स को देखा जाना चाहिए, या फिर रीजनल स्कूल्स के प्रति जो निगेटिव आकर्षण बढ़ते जा रहा है लोगों का, पेरेंट्स का, उसको किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं? ओके, पहली बात ऐसा है, पेरेंट्स ने ख्याल में लेना चाहिए कोई भी स्कूल हाई या लो नहीं है। सेकंड, अभी आई रीजनल स्कूल इनकी मराठी मीडियम स्कूल, पर्टिकुलर इन अलग अदर स्टेट्स में अलग लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं। स्टेट वाइज whatever the language is used by the people in that particular province, and the schools are run by the government, state government। लेकिन हमने पाठशाला में डालने के बाद में वो पाठशाला में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो इक्वल है या नहीं ये भी देखना चाहिए। अभी जैसा रीजनल लैंग्वेज मराठी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन हिंदी के ऊपर भी तो बहुत विवाद है, तो वो तो विवाद देखो, भाषा का विवाद तो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम है आपको, आपने कौन सी भाषा कौन से कॉर्नर में पढ़ना है, बिकॉज दिस फ्रीडम शुड बी कॉन्फर्ड बाय सोसाइटी। लेट देम चेरिश एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि ये मेरा मराठी प्रोविंस है, इसमें बोलना ये बहुत यानी कि अलग अलग यानी कि डायरेक्शन मिलेंगी ये सब्जेक्ट। लेकिन स्कूल में जो भी स्कूल में डाला है, जो भी स्कूल में आपने डाला, इन शॉर्ट एडमिट किया है अपने बच्चों को, दाखिल किया है, तो दाखिल करने के बाद में वहाँ पे जो एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है वो प्रॉपर दिया जाना चाहिए। नंबर 1, स्कूल का इम्पोर्टेंस कब कम होता है कि जहाँ पे डिसऑर्डर है एजुकेशन इम्पार्टिंग करने में, जहाँ पे टीचर्स अपनी ड्यूटी प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो वो स्कूल का वैल्यू लो लेवल पे जाता है। अभी एक बात बताता हूँ मैं कि हमारे वी आर पायनियर ऑफ इंग्लिश मीडिया इन अमरनाथ तहसील। मेरी जो पाठशाला है ये अमरनाथ तहसील में पहली स्कूल है कि जो स्कूल ने इंग्लिश मीडिया का एजुकेशन इम्पार्ट करने का शुरुआत की। वही ट्रेंड से हम चल रहे हैं, वही ट्रेंड से। नंबर 2 कि जो मराठी मीडियम स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो मैंने अभी आपको पहले जो बताया कि जो फैमिली से बच्चा आ रहा है, हमें ऐसा लगता है कि ये फैमिली के लोग इसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे फैमिली को हम एडवाइस करते हैं कि आप सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम में डालें। वहाँ पे भी इंग्लिश है, यहाँ पे भी इंग्लिश है, और जहाँ इसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपको, यहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी करना है, इज डिपेंड ऑन यू। और ये जो मराठी मीडियम का क्रेज जो कम हो रहा है, हमें जो ऐसा महसूस हो रहा है डे टू डे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स का भी ख्याल नहीं, वहाँ के जो टीचर्स है स्कूल के उनका भी ख्याल नहीं, सोसाइटी का भी ख्याल नहीं, गवर्नमेंट का भी ख्याल नहीं। ये सारी जो चेन है, ये चेन में डिसऑर्डर आई है। देयर शुड बी इंटरलिंक टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। ये कनेक्शन नहीं है। जो हम जो यदि की बात ले रहे हैं अभी कि मराठी मीडियम का इम्पोर्टेंस इतना क्यों कम हो रहा है, अरे हम ही क्यों इतना इंग्लिश मीडियम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम ही क्यों इतना हिंदी मीडियम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? हमने सारे लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी समझ लेना चाहिए कि मेरा छात्र जो है, मेरा जो बच्चा है, ये मेरा बच्चा वो स्कूल में भी पढ़ने वाला है, ये स्कूल में भी पढ़ने वाला है। मैं जो एडमिट करने जा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है? पेरेंट्स का भी इंटेंशन होना जरूरी है। विदाउट इंटेंशन तो कोई कहा जाता नहीं। हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम गाना गाने नहीं जाते, हम कुछ सभी ब्रेकफास्ट करने ही जाते हैं। तो स्कूल में दाखिल किया है तो मराठी मीडियम हो, सेमी हो या इंग्लिश मीडियम हो, अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स ने विचार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर सपोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आई कैन गिव टू माय वार्ड, ये पेरेंट्स ने विचार करना चाहिए। पहले पेरेंट्स ने विचार करना चाहिए कि हमें कौन सी पाठशाला में दाखिल करना है। सो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की और इसी थॉट प्रोसेस की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट प्रिंसिपल बाय इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। और आपकी जर्नी किस तरह से रही, क्योंकि आपने टीचिंग की जर्नी से स्टार्ट किया और फिर आप प्रिंसिपल बने, आपने क्या अलग किया कि आपको ये इस अवार्ड से नवाजा गया और आपका अचीवमेंट इस तरह से दुनिया के सामने आ रहा है? सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस थिंग? इसके लिए क्राइटेरिया 2 तो 3 क्राइटेरिया ज़्यादा स्टेटिंग की गई। ये जो कमेटी थी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, ये कमेटी ने जब यानी कि सेटिंग किया, नंबर 1 वो तो कमर्शियल बेस पे वो भी चला रहे हैं, लेकिन हमारी स्कूल कमर्शियल बेस पे नहीं चल रही है, मैं क्लियर करता हूँ। वी आर रनिंग अवर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नो डाउट। दूसरी बात कि मैंने क्या अलग से करके बताया और क्या कर रहा हूँ और मैं कौन करने वाला, करने के लिए मेरी साइकी वैसी बनती गई। ओके। मैंने 1997 में ये स्कूल ज्वाइन किया। उस समय मेरी स्कूल में अध्यापक गण थे सिर्फ 19। ओके। आज के तारीख में मेरे अध्यापक गण की जो संख्या है वो 72 है। वाह। मेरी स्कूल जब मैंने ये ज्वाइन की, उस समय मेरे से जो सीनियर मोस्ट टीचर थे, उन्होंने मुझे ये स्कूल में बीइंग टीचर क्या रोल रहता है ये पहले सीख दी।
हेजिटेशन तो टीचर के मन में नहीं होना चाहिए। ये पहला मैं मेरे स्कूल जो मेरी हेड थी स्कूल की, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मिसेज शिदिल करके थे। ओके उनके बाद में मिसेज चिमा थे, उसके बाद में मिसेज चक्रवर्ती थे, उसके बाद में मिसेज कुंटे थे। बहुत सारे एचएम लोगों ने मुझे ये रहने की सीख दी। और पहली एक बात मेरे में ऐसी थी कि मैं अच्छी क्वालिटी जो टीचर लोगों में थी, जो मेरे हेड स्कूल ऑफ द हेड में थी, वो मैं पिकअप करते गया। दूसरी बात कि बच्चों इनोसेंट रहते हैं, बच्चों को हमने जैसा मार्ग बताया वैसे बच्चे चलते हैं। और हमें ट्रस्टेड टीचर कैसा बनना है, ये पहले हमने खुद को जांच लेना है कि एम आई विथ माई प्रोफेशन और नॉट, मैं मेरे हुद्दे के साथ में हूँ या नहीं हूँ। मैं टीचर हूँ तो मैं टीचरशिप के लिए लायबल हूँ या नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका ज्ञान मुझे पूरा है या नहीं है, ये मैंने पहले जांच किया। तीसरी बात कि बीइंग एचएम करके जब मैंने 2-3 साल में इंग्लिश मीडियम में ये ट्रेंड है और ये पॉलिसी यूज़ की गई है कि 2 साल 3 साल बाद प्रिंसिपलशिप की पोस्ट चेंज होती है, वो पर्सन चेंज होता है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में मैंने हमारे इंस्टीट्यूशन ओनर्स के साथ जब बातें की कि यहाँ का एचएम जो है वो एचएम पहले फिक्स होना चाहिए। नंबर 2 कि यहाँ के जो अध्यापक गण है ये स्टेबल होना चाहिए, कि 2 साल 3 साल अध्यापक चेंज हो रहे हैं, बच्चों में और अध्यापक में जो एफिनिटी है ये बन नहीं पा रही है। बच्चा अध्यापक को जान नहीं ले रहा है और अध्यापक बच्चों को नहीं जान ले रहा है। जब ऐसी बातें वो स्कूल में होती है तो वो स्कूल स्टेबल नहीं रहती है, वहाँ पे डिसऑर्डर रहती है। हमने पहले स्टाफ को स्टेबल किया। मैंने 19 इयर्स बीइंग असिस्टेंट टीचरशिप एंजॉय किया। ग्रेट। और मेरा एक हॉबी है। मुझे याद पेमेंट क्या मिलता है ये पहले मैंने देखा नहीं देखा। नेचुरली मेरे पास पेमेंट मुझे मिलते गया। लोगों ने मुझे रिजल्ट, जैसे मैंने मेरे प्रोफेशन से मैंने जो रिजल्ट दिए वो रिजल्ट के हिसाब से मुझे लोगों ने अपार्ट यानी कि रिटर्न दिया, लोगों समाज ने भी मुझे रिटर्न दिया। ये स्कूल में ज्वाइन होने के बाद में हमने 2 साल सिर्फ बीइंग टीचर करके एंजॉय यानी कि प्रोफेशन एंजॉय किया। उसके बाद में हमें स्कॉलरशिप क्लासेस के लिए स्कूल की तरफ से प्रमोट किया गया कि आपको ये स्कॉलरशिप जो फील्ड है 4th और 7 के लिए था, ये आपको देखना है सर, और इसके लिए आपको फीस चार्ज करना है, लेकिन अफोर्डेबल होना चाहिए। जब मुझे ये राइट दिया गया तो ये राइट देने के बाद में हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने, हेड ऑफ द स्कूल ने और पेरेंट्स की सम्मति से ही यानी कि वो स्कॉलरशिप की फीस डिसाइड हुई थी। वहाँ से जो मेहनत आना मिलते गया, वहाँ पे हमने रिजल्ट भी देते गए। इधर 19 साल की टीचरशिप निकलते गई। 19 साल में मैंने ये स्कूल का अप एंड डाउन ये सब पोजीशन देखते गया। अप ग्राफ एंड डाउन ग्राफ, दोनों ही ग्राफ का मैंने विविडली पढ़ाई की। उसके बाद में मुझे सुपरवाइजरशिप के लिए प्रमोट किया गया। सुपरवाइजरशिप के लिए जब प्रमोट किया गया उस समय मैंने देखा कि मेरे स्कूल के लिए मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल पायनियर है, जो स्कूल का लोकेशन हार्ट ऑफ द टाउन है, जो स्कूल ने बहुत सारे समाज को जो कुछ यानी कि लिटरेट पर्सन चाहिए वो दिए हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग हुद्दे पे जो बच्चे काम करें, जो वार्ड्स काम करें, पीबीएल, वही स्कूल क्यों सेटबैक हो गई? इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न देखने के बाद में मैनेजमेंट, टीचर्स, इनके साथ जब मैं बीइंग सुपरवाइजर था और हेड ऑफ द स्कूल,
इनके साथ में बातें करते करते हमने जब कि हमने ये करना चाहिए, वो स्कूल क्या करे उसके तरफ नहीं देखा, हमने ये करना चाहिए, ये किया और टाइम डिमांड कर रही है, समय की डिमांड है, तो थोड़ा चेंजेस लाते गए। जैसा चेंजेस लाते गए कि एजुकेशनल टूल्स, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मायना रखता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मायना नहीं है, तो वहाँ पे स्टाफ भी मायना है। स्टाफ मायना रखते हैं उस समय आप एजुकेशन की क्वालिटी कैसी दिया जा रही है, जिससे बीइंग हेड करके आपका कभी ख्याल नहीं होगा। तो 101% उस स्कूल में डिसऑर्डर क्रिएट होती है। ओके। मैंने जो पहली बात की कि स्टाफ स्टेबल होना, स्टाफ जितना पुराना है उस स्टाफ को तजुर्बा आ जाता है कि मैंने क्या करना चाहिए। और जब स्कूल ऑफ द बीइंग हेड ऑफ द स्कूल आप अपेक्षा करते हो स्टाफ की तरफ से, तब वो स्टाफ को पता रहता है कि मेरे हेड को ये चाहिए और मेरी ड्यूटी जो है, मैं कहाँ डिसऑर्डर हुआ हूँ, ये कभी अवेयरनेस ला के दी अध्यापकगण ने, तो वो स्कूल कभी भी पीछे नहीं रहती है। रही बात अभी मुझे ये अवार्ड क्यों मिला, ये जो टैलेंट, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है, ये सब्जेक्ट वाइज भी रहती है। यहाँ हर सब्जेक्ट की टीचर को हमने प्रमोट किया था पहले कि यू हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग द पीपल्स वन। Why is this exam so beneficial from the point of view of your career one? Number one, this exam will be just arranged by that group and it is totally on the base of MCQ one. Which MCQ base that we train is just brought by competitive experts one for the sake of grabbing job in different section one. तो MCQ ये जो है, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न इंडियन टैलेंटेड ओलंपियाड एग्ज़ाम ने जो यूज़ किया, वही हम जो देख रहे हैं MPSC UPSC ये जो एग्ज़ाम्स होती है, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को यहाँ से आदत सी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रिपरेशन वो ढंग से करता है, इसके लिए हमने भी उनको प्रेफर किया। नहीं तो अदरवाइज स्कॉलरशिप तो वही है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी MCQ बेस्ड ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही रहते हैं। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है बीइंग हेड ऑफ द स्कूल। और उसका रिजल्ट ऐसा है कि जब मैं ये स्कूल में ज्वाइन किया 150 ये स्कूल की स्ट्रेंथ थी, ये स्कूल की स्ट्रेंथ आज 1500 है। तो 1500 है तो ये बलून नहीं है, नहीं, हमें बलून नहीं बनाना है। हमारी स्कूल की संख्या इतनी है, हमारे अध्यापक की संख्या इतनी है, नहीं, कुछ जरूरत नहीं। यू आर वॉच, यू आर ऑब्जर्व, यू आर सेटेड वेरी माइनेटली बाय द सोसाइटी। ये वो स्कूल के अध्यापक या हेड या ओनर ने कभी भूलना नहीं चाहिए। हर स्कूल का, हर इसका डेज रहते, एवरी thing has its own days. Every place has its own day, but its days should be remain forever and forever. For the sake of that, your efforts should be put by you properly. ये properly efforts put up किए तो स्कूल का भी स्कूल का पान रहता है, टीचरशिप को भी टीचरशिप का पान रहता है, हेड बीइंग हेड करके हेडशिप का भी पान हेडशिप को रहता है। ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक ही प्रार्थना है कि ये फील्ड में जो भी लोग अपने को, यानी कि अपना प्रोफेशन बीइंग पर स्वाधीन किया है, ये प्रोफेशन को, इन्होंने अवेयरनेस रखना खुद के साथ बहुत ज़रूरी है। टीचर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएटर एज ऑलमाइटी वन। ग्रेट, ये भूलना नहीं है। एक समाज की हम निर्मित करने वाले हैं, समाज को अधोगति तरफ ले जाना हमारा काम नहीं है। और जितना अच्छा है उतना करो, ज़रूरत नहीं कि सारा करो, जितना अच्छा है उतना करो। बुरा को गिव अप करो,
अच्छा को एम्ब्रेस करो, गले लगाओ। और ये पॉलिसी जब बीइंग टीचर आप जब प्रैक्टिकली आपके निजी लाइफ में, और यू आर ऑब्जर्व, यू आर काउंटेड थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर बिहेवियर। बराबर। दैट्स व्हाई टीचर शुड अवेयर, HM should aware, principal should aware with their own profession and with their own identity. His identity is so important. He is the leader of the entire society, no doubt. And that's why I got this award. और एक सबसे बड़ी बात यानी कि सारे जन्नत को कहना चाहता हूँ, हम सारे लोग टीचर हैं। हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारा बिहेवियर, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना, वो एडाप्टेबल होना, स्वीकारनीय होना, एक्सेप्टेड होना, समाज ने एक्सेप्ट करना ही चाहिए। इसके लिए हर इंसान दूसरे इंसान के लिए बीइंग टीचर है। और बीइंग टीचर ये कभी बनना होगा तो हमने पहले खुद को सेटिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी इंसान में ज़िंदगी में कोई भी बात हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन हम क्या है पहले ये बहुत ज़रूरी है, तो हर चीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं, देखिए मेरी स्कूल में प्रोग्रेस बिट बाय बिट जो प्रोग्रेस दिखते गई है हमें, और हम ग्रैब करते गए। इंटरनेशनल लेवल तो बहुत दूर है, लेकिन नेशनल लेवल तक हमारी स्कूल जा चुकी है। वाह। जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पायर अवार्ड, ये जो स्कीम यानी कि अडॉप्ट की गई, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की और वो इम्पार्ट की गई सब तरफ, सब स्कूलों में। तो हमारा स्कूल की एक जो छात्र है स्वरांगी एकता रेखा, वाह, ये एक तहसील लेवल से तो डायरेक्ट नेशनल लेवल पे इंस्पायर अवार्ड थ्रू उसने डिक्रीजिंग ऑफ ओजोन लेयर ये प्रोजेक्ट का सादरीकरण दिल्ली, न्यू दिल्ली IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने, MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने प्रेजेंटेशन किया था। वो एक हमें अचीवमेंट मिली। दूसरी अचीवमेंट ऐसी मिली हमें कि हमारे स्कूल के जो छात्र हैं, ये छात्र सभी फील्ड में है, अदर स्कूल के भी छात्र है, लेकिन ये स्कूल ने जो दिया है ये बहुत ही अलग ढंग से दिया है। वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स का भी यानी कि हार्डशिप है, स्टूडेंट की भी हार्डशिप है और स्कूल की भी हार्डशिप है, तो ये प्रोग्रेस आती है। सेकंड एग्जाम्पल कि हमारा एक छात्र इसरो में पहुंचा, वाह, जो होमी भाभा, ये जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप पाठशालाओं के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अरेंज करती है। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा एक स्टूडेंट ने वहाँ पे क्रैक किया और स्कूल लेवल से वो इसरो विजिट के लिए जितने बच्चों के क्वांटिटी में वो एक वन ऑफ द सिलेक्ट हुआ, वाह, और वो इसरो जाके आया। ग्रेट। तो ये जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट कब आती है कि जब आप बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। बीइंग हेडमास्टर ने या प्रिंसिपल ने अपने टीचर्स को मोटिवेट नहीं किया तो टीचर्स बच्चों को मोटिवेट नहीं किया, ये चेन है, बराबर। और इसके लिए आपको एक प्लान बनाना है, और वो हम प्लान बनाते बनाते चल रहे हैं। दिन पर दिन जो भी ग्रैबिंग करना है वो ग्रैबिंग होते जाती है, और ऑर्डरली ग्रैबिंग होती रहती है जब आप प्रॉपर गाइडलाइन देते रहेंगे और एज अ गाइड, बीइंग अ गाइड प्रेजेंट करेंगे, तो 100% आपको ग्रैंड सक्सेस की तरफ लीडिंग करते आ सकता है। ग्रेट सर, ये आपका अचीवमेंट, इस अचीवमेंट से बहुत सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है।
थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया और आपने इतना सब कुछ अरेंज भी करा दिया तुरंतली। वी डिड इट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, थैंक यू। I am also thanks to you